हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल इग्नाइटेड माइंड्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी। इसका क्या मतलब है जानते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपके स्कूल का टाइमिंग है 8 o'clock। आप सुबह उठते हैं, 8 o'clock के लिए रेडी होते हैं, बट मान लो ये रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप कितने बजे स्कूल जाएंगे? नो आइडिया। आप कितने बजे कोचिंग क्लास जाएंगे? नो आइडिया। स्कूल से वापस कितने बजे आएंगे? नो आइडिया। और अगर आपके घर में कोई रूल्स नहीं हो कि हाँ मम्मा ने बोला है कि अपना होमवर्क करके ही बाहर जाना है, या स्कूल में कोई रूल्स ना हो, या फिर रोड पे कोई रूल्स ना हो, तो क्या होगा? बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी और बहुत सारे झगड़े होंगे, राइट? तो इन्हीं सबको रूल्स को कौन बनाता है, कैसे उनको फॉलो किया जाता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जब हम इन रूल्स की बात करते हैं कि अगर हम ट्रैफिक रूल्स की बात कर रहे हैं या फिर हम घर से बाहर निकलते हैं, तो जो भी आप कहीं भी आप सोशल जगह पे जाते हैं, वहाँ पे जो रूल्स होते हैं उनको कौन बनाता है? उनको बनाती है गवर्नमेंट। और अगर हम उनको फॉलो नहीं करते हैं तो हमें पनिशमेंट भी मिलती है। कैसे पनिशमेंट मिलती है? मान लो आपने ओवर स्पीडिंग कर दी, कहीं पर रोड पे 80 जो है आपको स्पीड दी हुई थी, लेकिन आपके पापा को लेट हो रहा था कि 90 की स्पीड, आगे जाके चालान आ जाएगा, है ना? रूल फॉलो नहीं किया। तो ये सब रूल कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है। और तो गवर्नमेंट के लिए एक तो पर्सन नहीं है ना, बहुत सारी टीम बैठेगी। अब हर एक जो टीम वहाँ पे बैठेगी, उनका अलग अलग पार्ट्स होते हैं और अलग अलग लेवल होते हैं। किस लेवल पे कौन काम करेगा, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और डेमोक्रेसी क्या होती है, जी हाँ, लोकतंत्र क्या होता है, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बड़े बड़े डिसीजंस लेना कि हाँ यहाँ पर ये सरकार आएगी, यहाँ पर ये रूल बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ काम गवर्नमेंट का नहीं है, हमारा भी है। हमारा कैसे है, किस तरीके से हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन डिसीजंस में, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक मशीन है, और जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो उसका इंजन है। तो बिना इंजन के मशीन तो नहीं चलने वाली है। तो कैसे काम करने वाली है सोसाइटी, गवर्नमेंट कैसे काम करने वाली है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। तो क्या है इसकी? सबसे पहले रंजनम धर्म गोप्त्रम धर्मो रक्षति रक्षति रक्षता। देखो क्या है इसका मतलब, क्या है ये? महाभारत में कोट लिखा गया है। क्या है इसका मतलब? द रूलर प्रोटेक्ट्स धर्म एंड धर्म प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट। अब जो राजा है वो अगर धर्म को प्रोटेक्ट करता है, धर्म का मतलब यहाँ पे है अच्छी चीजों को, ठीक है, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, ठीक है, जो अच्छे काम करते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जो राजा धर्म को प्रोटेक्ट करता है, धर्म पर चलता है, अच्छी चीजें करता है, तो जो धर्म है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो धर्म को प्रोटेक्ट करेगा, धर्म उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये सबसे पहला कोट दिया गया है महाभारत में। नेक्स्ट आता है आपके पास रेगोबर्ट मैंचुतुम। उन्होंने क्या लिखा है? लिखा है देयर इज नो पीस विदाउट जस्टिस, नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट, नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी एंड द डिग्निटी ऑफ कल्चर एंड पीपल। क्या मतलब है इसका? कि न्याय के बिना कोई शांति नहीं है। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर न्याय नहीं होगा तो शांति नहीं है। नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी। अब आपको जो जस्टिस है, यानी कि न्याय तभी मिल सकता है जब इक्वालिटी होगी, है ना। हर तरफ आपको एक समान माना जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि अब कहीं बार क्या होता है, फेवरेटिज्म होता है लोगों के बीच में, है ना। दो जने बीच में खड़े, उनके बीच में न्याय करवाना है, कौन सही कौन गलत। अगर जिसने न्याय करना है उसका दूसरा पर्सन फेवरेट है, तो वहां इक्वालिटी नहीं होगी ना। तो इक्वालिटी नहीं है तो वहां जस्टिस नहीं है, ठीक है। और इक्वालिटी वहां नहीं होती जहां पर डेवलपमेंट नहीं है। नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट। अगर कहीं पर भी डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, वहां पर इक्वालिटी नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है ना, जहां पर हर बंदा सेम होगा वहीं पर इक्वालिटी होगी। जहां डेवलपमेंट नहीं होगी, एक बंदा रिच और एक बंदा पुअर है, तो ऑब्वियसली जो जस्टिस जाता है मोस्ट प्रोबेबली रिच की तरफ जाता है, राइट। नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी।
अब कोई डेमोक्रेसी नहीं होती है जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करते आइडेंटिटी की। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा बनाया गया साम्राज्य। ठीक है, लोग, जैसे हमारा जो आजकल जो हमारी जो गवर्नमेंट है, हम जहाँ पर रहते हैं, इंडिया है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? देखो, हम वोट देते हैं कि हमें कौन सी गवर्नमेंट चाहिए, है ना। तो पीपल के द्वारा बनाई गई, लोगों के द्वारा बनाई गई जो साम्राज्य या गवर्नमेंट होती है उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। तो अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे किसी की तो हम नो डेमोक्रेसी नहीं होगी, लोकतंत्र नहीं होगा। और हम लोगों की और कल्चर की भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और डिग्निटी अगर नहीं होगी, डिग्निटी का मतलब क्या होता है? वो भी रिस्पेक्ट से ही है कि अगर हम कल्चर की, पीपल की आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम वहाँ पर डेमोक्रेसी भी वहाँ पर नहीं आ सकती, लोकतंत्र भी वहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहीं से, इन्हीं कोट से स्टार्ट होता है हमारा ये चैप्टर, और हम अब करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। क्या है ये चैप्टर? तो यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है इस चैप्टर का। लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव टुगेदर, there can be disagreements and disorders, and rules become necessary to maintain order and harmony in the society. अब देखो, जहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, उनके विचारों में, उनके रहने में डिसएग्रीमेंट्स भी आएंगे, वो एक दूसरे को नहीं मानेंगे, है ना, उथल पुथल भी हो सकती है। सिंपल सी बात है, अगर आप लोग भी हैं, आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, 2 मिनट टीचर नहीं आए ना कहीं कोई ना कोई लड़ाई हो जाती है ना। तो काफी सारे बच्चे साथ में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ऊपर कोई ना कोई टीचर नहीं आती है तो आप लोग लड़ पड़ते हैं, राइट। तो रूल्स बहुत जरूरी हैं मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में ऑर्डर्स एंड हार्मनी, शांति बनाने के लिए सोसाइटी के अंदर रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे रूल्स की अगर हम बात करें तो घर में भी रूल्स होते हैं, है ना। क्या घर में रूल्स होते हैं? आपके पेरेंट्स भी, तो अगर आप दोनों भाई बहन हो, ठीक है, या भाई भाई या बहन बहन हो साथ में, तो वो लड़ेंगे तो क्या होगा? आपके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों को बिठा के पूछेंगे ना कि क्या गलत है, कि जिसकी गलती होगी उसको पनिशमेंट भी मिलेगी, डांट भी पड़ेगी उसको, है ना। तो और होम के क्या रूल्स होते हैं कि क्लीन रखना अपना रूम, बैग की जगह पे रखना है, शूज की जगह पे रखने हैं, और जो बेड है अपना वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, नाइट सूट डाल के बेड के ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये सब रूल होते हैं होम के। अगर ऐसा नहीं होगा तो डिसफंक्शनिंग हो जाएगी, है ना। स्कूल के क्या रूल्स होते हैं? स्टूडेंट्स के लिए रूल्स होते हैं कि यूनिफॉर्म डाल के आओ, ठीक है, ऐसे बैग होना चाहिए। टीचर्स के लिए रूल होते हैं, कई बार उनके लिए साड़ी होती है, या फिर आपने अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है, आपने बच्चों की ये लेना है, आपके बच्चों की अटेंडेंस लेनी है, आपने बच्चों को ये चैप्टर इस डे तक करा देना, तो वो भी रूल्स हैं। एग्जाम्स के भी रूल्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्स में अगर चीटिंग का रूल नहीं होता तो हर कोई बच्चा फर्स्ट आ गया होता है ना। तो एग्जाम्स में क्या रूल होता है सबसे बड़ा? कि आपने खुद करना है ना, किसी को देखना नहीं है, चीटिंग नहीं करनी है। फिर रोड के रूल्स आते हैं, है ना। रोड में रूल्स क्या होते हैं कि आपको जो क्या कहते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, जो आगे वाली व्हीकल है उसे डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, राइट से लेफ्ट से कहाँ से ओवरटेक करना है या नहीं करना है, इतनी स्पीड लिमिट होनी चाहिए, ये सारे रोड के रूल्स होते हैं। ऑफिस के भी रूल्स होते हैं फॉर द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज़, जो हायर करते हैं लोगों को काम करने के लिए, उनके लिए भी रूल्स होते हैं, और जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी रूल्स होते हैं ना। ऑफिस रूल्स होते हैं, टाइमिंग्स होती हैं, हम ये चीज़ ऑफिस में ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, अब हमारी छुट्टी होगी, है ना। अगर ये सब रूल्स नहीं होंगे तो हमारा आसपास सोसाइटी कैसे वर्क करेगी? हमारा घर, स्कूल, रोड, ऑफिस, ये सारी जो चीज़ें होंगी वो कैसे वर्क करेंगी, है ना। प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे होते हैं, उनमें ऑर्डर लेकर आना, एक साथ रहने के लिए शांति और डिसएग्रीमेंट्स को ओवरकम करने के लिए रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट वुड हैपन इफ नो वन फॉलोड दीज रूल्स। अगर कोई जो ये रूल्स हैं वो फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगी? तो सोसाइटी ढंग से फंक्शन करना नहीं होगी, कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही होगी, कई लोग
कई लोगों के साथ इनजस्टिस, अन्याय हो रहा होगा, है ना। कई लोग तो गलत करके भी खुश हो रहे होंगे, कई लोग गलत सह कर भी वो हो रहे होंगे कि हाँ भाई हम हमारे साथ गलत हुआ है ना, इनजस्टिस हो जाएगा। तो ये रूल कौन बनाता है, क्यों बनाता है और कैसे बनाता है, वही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटीज लाइफ विद डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स and ensuring that they are followed is called governance। अब governance का मतलब क्या होता है, जब हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है, जब डिसीजन लिया जाता है, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज के सोसाइटी के लाइफ को ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहाँ पर डिफरेंट रूल्स सेट करके, और ये इंश्योर किया जाता है, ये पक्का किया जाता है कि ये सब फॉलो कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं गवर्नेंस, ठीक है। अब देखो, रोड के लिए, रोड सेफ्टी के लिए वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, रोड ट्रैफिक होती है, अगर रोड के कोई रूल्स जो है वो फॉलो नहीं करता, ज़्यादा स्पीड से कर देता तो चालान कट जाते हैं ना, है ना। तो इस तरीके से जब हम रूल्स बनाते हैं सोसाइटी के लिए, उसे हम गवर्नेंस कहते हैं। The group of individuals or the systems that make the rules and ensure that they are followed is called government। अब जो इंडिविजुअल्स यानी कि लोगों का जो ग्रुप होता है या एक सिस्टम जो बैठता है, जो ये रूल्स को बनाता है और पक्का करता है कि ये सारे रूल्स फॉलो किए जाएं बाय सोसाइटी, उन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, उन ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता है गवर्नमेंट, ठीक है, कि सरकार, हिंदी में क्या बोलेंगे, सरकार बोली जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट। अब आता है सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, उन्हें हम लॉज कहते हैं। कुछ रूल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हम लॉज कहते हैं, सिद्धांत बोल देते हैं। अब जो रूल्स हैं, लॉज हैं, वो चेंज भी किए जा सकते हैं। कैसे चेंज किए जा सकते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अगर मैं एक स्मॉल लेवल पे आपको बताऊं तो सिंपल सा रूल ये है कि मान लो आपके घर की बात करती हूँ मैं, ठीक है, घर की बात करती हूँ, मान लो एक आप हो और एक आपकी सिबलिंग है, यानी कि एक ब्रदर है और एक सिस्टर है, ठीक है। अब क्या किया गया है, पेरेंट्स ने बोला है कि आप लोगों ने अपना अपना जो बेड है वो अच्छे से क्लीन करके रात को फिर सोना है, ठीक है। अब क्या था, ब्रदर का था हॉलीडे, वो घर पे था, ठीक है। अब जो सिस्टर का था उसका था एग्जाम, और वो सुबह सुबह गई, एग्जाम उसने दिया, ठीक है, और वो थक हार के रात को घर आई, ठीक है। अब ड्यूटी तो सिस्टर की थी कि हाँ आज की ड्यूटी ये है कि भाई आपने पूरा का पूरा रूम क्लीन करना है और अपने बेड को साफ करके सोना है। आज की सिस्टर की ड्यूटी थी, लेकिन सिस्टर का एग्जाम भी था, ब्रदर की हॉलीडे थी। अब इस केस में रूल चेंज किया जा सकता है ना, कि ब्रदर तो फ्री था तो वो आज क्या कर सकता है, क्लीनिंग कर सकता है रूम की। यहाँ पर थोड़ा सा रूल क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो क्यों, सिस्टर का एग्जाम है, वो आके रेस्ट करेगी, सोएगी, और ब्रदर जो है वो हेल्प कर सकता है, आज की जो ड्यूटी है उसकी सिस्टर की वो कर सकता है ब्रदर। तो ये रूल चेंज हो गया। ऐसे ही लॉज जो हैं वो धीरे धीरे उनमें भी इम्प्रोवाइजेशन आता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि हम कोई भी लॉ, अगर मान लो कोई सिद्धांत बना दिया गया है लेकिन वो सोसाइटी जो है उससे सफ़र कर रही है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस लाए जाते हैं। वो कैसे लाए जाते हैं वो डिटेल हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि आपके सामने ये दो पिक्चर्स आ रही हैं, फर्स्ट पिक्चर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर रूल्स जो हैं रोड के वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर लोग फुटपाथ पे चल रहे हैं, यहाँ रेड लाइट है, यहाँ पर येलो लाइट है, आपको पता होगा लाइट्स का भी मतलब, है ना। यहाँ फुटपाथ पे चल रहे हैं, यहाँ पर आराम से लाइन में चल रहे हैं, सब कुछ सही है। लेकिन अगर ये रूल्स नहीं है तो आप नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या किया गया है। देखो कैसे होश पोश हुआ हुआ है, कोई भी कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी जा रहा है। कोई लोग देखो ये बीच में खड़े हुए हैं, यहाँ से चल रहे हैं, ये वैन इधर आ रही है, ये इधर जा रहे हैं, यहाँ पर लोग टकरा रहे हैं, ठीक है। कितना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हसल है ना, बहुत ज़्यादा हसल है। तो अब इसी से रिलेटेड हमारे पास लेट्स एक्सप्लोर के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब क्या है इसके अंदर, लेट्स एक्सप्लोर में, डिस्क्राइब द टू पिक्चर्स दैट व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन देम। अभी जो दो पिक्चर्स आपने देखी हैं इसके अंदर आपने क्या डिफरेंस देखा है।
अब फर्स्ट पिक्चर जो थी उसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड रोड्स थी विद ट्रैफिक लाइट्स थी, सेफ प्लेसेस था पीपल का चलने के लिए, क्रॉस करने के लिए, ठीक है, तो वो रूल्स फॉलो कर रहे थे। द अदर पिक्चर इज अनऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही अनऑर्गेनाइज थी, बहुत सारी कार बाइक लोग मिक्स हो रहे थे आपस में, कोई भी क्लियर रूल्स नहीं थे। ये हमने दो चीजें इनमें नोटिस करी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, हाउ डू यू कनेक्ट दिस विद द डिस्कशन ऑन रूल्स। अब इसके ऊपर आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो रूल्स के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है, यही हमने बताया, पहले पिक्चर में रूल्स जो है फॉलो हो रहे थे, ठीक है। दिस शोज द डिफरेंस बिटवीन गुड गवर्नेंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सेफ एंड द पुअर गवर्नेंस chaotic एंड confusing। अब यहाँ पे पहले पिक्चर में अच्छी गवर्नेंस थी, है ना, अच्छी सरकार थी, जिसकी वजह से जो रोड थी या पीपल थे ऑर्गेनाइज थे और सेफ थे। सेकंड के अंदर पुअर गवर्नेंस थी, अब इसके अंदर बहुत ही क्योटिक और कंफ्यूजिंग थे। क्योटिक मतलब उलझा हुआ, ठीक है, और कंफ्यूजिंग थे, हर एक चीज बहुत कंफ्यूजिंग थी, ठीक है। वट आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट आर सम ऑफ द रूल्स इन योर स्कूल, हु मेड देम। अब स्कूल के अंदर कौन से रूल्स होते हैं, सिंपल सी बात है, पहला यूनिफॉर्म डालो, दूसरा टाइम पे पहुंचो, तीसरा रिस्पेक्ट एवरीवन, और भी बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं ना, ब्लैक शूज होने चाहिए, चलो वो तो यूनिफॉर्म में ही आ गए, है ना। और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं कि इस दिन आप लोग ये सब्जेक्ट लेकर आएंगे, इस दिन ये सब्जेक्ट लेके आएंगे एज पर योर स्कूल्स, ठीक है। अब ये रूल्स बनाए किसने हैं, प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने ये रूल्स बनाए हुए हैं। आई होप आपको रूल्स का मतलब अब समझ आ गया होगा, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि अगर हम फर्स्ट पिक्चर की बात करते हैं तो ये पिक्चर आपको क्या दिखा रही है, रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है ना, रोड्स बन रही हैं। दूसरे में आपको रेलवे लाइंस दिखाई दे रही हैं। तीसरे में ये जो आर्मी के लोग हैं ये बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में ये हम देख पा रहे हैं कि ये हेल्थ केयर हो रही है, जैसे कि डॉक्टर हैं लोगों के चेकअप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि जैसे मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर हो गई थी, कहीं अर्थक्वेक आ गया तो वहां से रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को बचा रही हैं, ठीक है। ये रोड ट्रैफिक हो गया, रोड ट्रैफिक है वो रूल्स को फॉलो करा रहे हैं। नेक्स्ट ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, जिसको जुडिशरी भी बोला जाता है। फिर एक टीचर जो है वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही है। फिर आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर लेटर है, ठीक है, ये पोस्टमैन है, ये पोस्ट से पोस्ट लेकर जा रहे हैं, है ना, एक दूसरे के भी लेकर जाते हैं ना, लेटर्स लेके जाते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ पर भी कोई ना कोई ऑफिस का वर्क हो रहा है ना। ये जो है आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, हमें अपना कुछ भी डॉक्यूमेंट बनवाना होता है तो फिर वहां जाना होता है, तो ये गवर्नमेंट के काम चल रहे हैं, राइट। तो ये हमने सारी पिक्चर्स में देखा कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट काम करके दे रही है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अब फर्स्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन, लेट्स एक्सप्लोर का, कैन यू आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ द पब्लिक सर्विसेज और द अदर सर्विसेज दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द 10 पिक्चर्स। ये जो हमने 10 पिक्चर देखी हैं इसके अंदर हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज देखी। तो सबसे पहले हमने क्या देखी थी, रोड कंस्ट्रक्ट हो रही थी, है ना। और उसके बाद हमने क्या देखा था, उसमें हमने ट्रैफिक मैनेजमेंट देखी थी, हमने रेलवे के ट्रांसपोर्ट देखे थे, बॉर्डर पे आर्मी जो थी वो प्रोटेक्ट कर रही थी, हेल्थ केयर थी, डॉक्टर से लोग जो हैं वो प्रेस्क्रिप्शंस ले रहे थे, डिजास्टर रिलीफ यानी कि देखा था ना अर्थक्वेक आया हुआ था पीछे और जो थे लोग रेस्क्यू कर रहे थे, जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट हमने देखी थी, एजुकेशन यानी कि टीचर क्लास में पढ़ा रही थी, पोस्टल सर्विस हमने पोस्टमैन देखा था जिसके हाथ में लेटर था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसेज देखे थे जिसके अंदर हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग गवर्नमेंट के ऑफिस में आए हुए हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ बनवा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल्स डू यू थिंक द गवर्नमेंट प्लेज इन ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज। अब इन सब एक्टिविटीज में गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, तो सबसे पहले देखो बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपके जो देश है पूरा का पूरा उसके अंदर रोड्स, ब्रिजेस, ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बने होते हैं, वो कौन बनाता है, वो सब गवर्नमेंट बनाती है। तो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि उनके जो जगहें हैं, यानी कि जो भी जैसे उनकी बेंचेस हो गए, टेबल्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दिखने का उनके अंदर का चीज़ें होगी, वो सब कौन मेंटेन करता है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है। प्रोटेक्टिंग बॉर्डर्स एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स। अब जो बॉर्डर है
ठीक है, वहाँ पर कौन लड़ रहा है, वहाँ पे आर्मी के लोग लड़ रहे हैं, है ना, वो क्या क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लॉज एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रख रहे हैं, तो वो किसने हायर किए हैं, वो गवर्नमेंट ने किए हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज, आपने देखा होगा काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, और अगर कभी कोई ना कोई डिज़ास्टर हो जाती है, नेचुरल डिज़ास्टर होती है, जैसे कि कहीं फ्लड आ गया या फिर कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग जाके लोगों को रेस्क्यू बचाते हैं और उनका मेडिकल सर्विसेज देते हैं। वही डिजास्टर रिलीफ रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसीज, वही रेस्क्यू वाली टीम आती है। ठीक है, जुडिशरी एंड एंश्योरिंग जस्टिस, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है, कोई भी कोर्ट होती है जहाँ पर आपको जस्टिस मिल सकता है। मान लो किसी ने कुछ गलत किया, कोई चोरी वगैरह हो गई है या फिर किसी ने किसी को हार्म किया है, तो वहाँ पर केसेस लड़े जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे उनको न्याय मिलता है, जस्टिस मिलता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, रेगुलेटिंग रोड सेफ्टी, है ना, तो यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट में ट्रैफिक रूल्स भी होते हैं, ऊपर ट्रैफिक के लिए वहाँ पे पुलिस भी दी जाती है, ट्रैफिक पुलिस होती है ना अलग से, जो पूरे लोगों को रूल्स में, लॉज के अंदर रखती है, अगर कोई उनको अनफॉलो करता है तो वहाँ चलान भी करता है ना। एजुकेशन, रनिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस, आपको पता ही होगा काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं, तो वो उनको एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। पोस्टल सर्विसेज, मैनेजिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज, तो पहले के टाइम पे क्या होता था, लेटर्स दिए जाते थे, लेकिन आजकल लेटर नहीं होते, लेकिन जितने भी आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट जो वो होते हैं ना गवर्नमेंट के, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो वो पोस्टल सर्विसेज से ही आते हैं आजकल, है ना। गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर एडमिनिस्ट्रिंग पब्लिक सर्विसेज, यही जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपने बनाने, तो जैसे आधार कार्ड वगैरह आजकल चलता है, या फिर और भी हमें कोई भी अपना डॉक्यूमेंट बनवाना है, तो हम कहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, कैन यू थिंक ऑफ द अदर एस्पेक्ट ऑफ योर डेली लाइफ वेयर द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्या आप इन सबको छोड़ के कोई और एक्सपेक्ट सोच सकते हो कि जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है? यस डेफिनेटली। वाटर सप्लाई, आपके घर में वाटर कौन देता है, गवर्नमेंट से ही तो आता है ना, एंश्योरिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। फिर इलेक्ट्रिसिटी, घर में बिजली कौन देती है, गवर्नमेंट की तरफ से आती है ना, प्रोवाइडिंग पावर टू होम एंड बिजनेसेस। तो ये दो मेन जो हैं, जो हम घर में रह के सोच सकते हैं कि सरकार हमें पानी देती है, सरकार हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है। ठीक है, तो ये दो भी फैसिलिटीज जो हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन्स कौन से हैं, इसका क्या मतलब है, लेट अस डिस्कस। अब हम बात करते हैं 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की। अब 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की क्या मतलब है, देखो ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, अगर हम अपने ऑर्गन्स की बात करते हैं, जैसे कि लेग्स हो गए, हैंड हो गए, सबका अलग अलग काम है। ठीक है, आईज देखने का काम करती हैं, ठीक है, माउथ बोलने का काम करता है, राइट, नोज सांस लेने का। तो इस तरीके से हमारे जैसे ऑर्गन्स डिफरेंट काम करते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं। तो गवर्नमेंट के यहाँ पर 3 ऑर्गन्स हैं, जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे सोसाइटी फंक्शंस। तो अब सबसे पहले ऑर्गन्स को समझने से पहले हम देखेंगे कि वहाँ पे ऑर्गन्स जो है उनका काम समझने से पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स आई कहाँ पे है। देखो कि आजकल तो हमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं वो सारे का सारा हमारे फंक्शन करती हैं। हमें किसी को पेमेंट करनी है, आराम से हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, है ना। लेकिन 30 साल पहले जो लोग थे उनको ना लाइनों में लगना पड़ता था, क्यू अप होना पड़ता था। किस चीज़ के लिए, चाहे आपको अपने किसी दूर दराज के रिलेटिव को मनी ट्रांसफ़र करनी है, या फिर अपने बिजनेस में किसी को मनी ट्रांसफ़र करनी है, या फिर पोस्ट ऑफिस में जाना है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के लिए हो गया, लेटर्स हो गए, पैसे हो गए, या फिर बैंक में लाइनें लगानी पड़ती थी। ये कई बार आपने अपनी दादी नानी के मुँह से सुना होगा, मेरा मनी ऑर्डर आया हुआ है, या फिर डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी डिजिटल पेमेंट हो जाती है। नॉर्मल आप शॉपिंग के लिए भी जा रहे हो, शॉपिंग भी छोड़ो, आपने स्ट्रीट फूड भी खाया है, ठीक है, स्ट्रीट फूड पे भी वहाँ पे स्कैनर होता है, फटाफट से स्कैन करते हैं पेरेंट्स आपके और वो टिक हो जाता है कि पेमेंट डन हो गई। बट ये तो हो गई छोटी मोटी चीज़ें, इतना तो कैश पहले भी रखते थे। लेकिन अगर हमें बड़े बड़े अमाउंट की ट्रांसफ़र करनी है तो हमें वहाँ के लिए बड़ी बड़ी लाइनों में लगना पड़ता था, चाहे बैंक की लाइनें हो जाएं, पोस्ट ऑफिस की लाइनें हो गई। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
तो हमारे पास डिजिटल फैसिलिटी आ चुकी है ना। लेकिन अगर फैसिलिटी आई है तो साथ के साथ उसने कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम भी क्रिएट करी होगी। तो अब नई प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है वो हो गई है, इसके अंदर आ गई है क्रिमिनल्स की। अब इसमें क्रिमिनल्स कैसे होते हैं, वो डिजिटल वे ढूंढते हैं चोरी करने का। ठीक है, अब जैसे मान लो आप लोग जो नॉर्मल पहले जो चोर थे क्या करते थे, जो ठीक है कोई जा रहा है उसके पास जितना कैश है उसको चुरा लेते थे। लेकिन अब क्या है, कोई लोग कैश रखते ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होती हैं, अब आप लोगों ने सुना होगा काफी, किसी को अगर आप नॉर्मल फोन भी करते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से 3-4 लाइनें बोली जाती हैं कि बिना किसी जान पहचान के अपना किसी को भी ओटीपी मत दें, है ना, अपना ये आईएफएससी कोड ना दें अपने बैंक का। ये सब चीज़ें सुनी होंगी आपने आसपास, है ना। तो वहाँ पर क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ऐसे लोग जो हैं वो डिजिटल वे में चुराने लग गए हैं मनी को। आप लोगों ने की इतनी हार्ड अर्न मनी होती है तो वो क्या करते हैं, उसको अपनी स्किल्स यूज़ करते हैं, डिजिटल स्किल्स की, किसी की कहीं से हैक कर लेते हैं, है ना। आपने ये तो सुना ही होगा, हैक कर लिया, मेरे ये वाला वो नहीं चल रहा, अकाउंट नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, और फटाफट से वो आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, आपके अकाउंट से इतने डेबिट हो गए, इतने डेबिट हो गए, है ना। बहुत सारे आते रहते हैं ना मैसेजेस, ऐसे सुना होगा आपने बहुत सारा। तो वो होता है डिजिटल वे ऑफ स्टीलिंग मनी, चोरी करने का नया तरीका है ये। तो इनके लिए एक नए लॉज बनाए जाएंगे और इन एक्टिविटीज को बोला जाता है साइबर क्राइम्स। सुना होगा आपने साइबर क्राइम्स। ठीक है, तो ये साइबर क्राइम्स के अंडर ये एक्टिविटीज आती हैं। दे आर यूजली फाइंड एज वेल एज जेल्ड फॉर सम ईयर्स। अब क्या होता है, कई बार अगर जब ये पकड़े जाते हैं तो इनको फाइन लगाए जाते हैं मोटे अमाउंट के, ठीक है, या फिर उनको जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ 3 ब्रांचेस और ऑर्गन्स वर्क टुगेदर। अब ये जो हमने साइबर क्राइम का एग्जाम्पल लिया है, इसको लेते हुए हम बाकी इसकी जो ब्रांचेस या हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की है, हम उनको देखेंगे कि वो कैसे एक साथ काम करती हैं। तो जो थ्री ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशरी। ठीक है, तो सबसे पहले लेजिस्लेचर क्या करता है, वो नए लॉज बनाता है। ठीक है, जब उनको लगता है कि सोसाइटी में इस लॉ की ज़रूरत है तो वो लॉ बना देता है ये वाला ऑर्गन। और क्या करता है, अपडेट और रिमूव्स एग्जिस्टिंग लॉज। जो अभी लॉज चल रहे होते हैं उनको क्या कर देता है, अपडेट कर देता है या रिमूव कर देता है, जैसे जैसे सोसाइटी की नीड बढ़ती रहती है। जैसे देखो 30 साल पहले कुछ ऐसा नहीं था, है ना, साइबर जैसा कुछ नहीं था, कोई डिजिटल पेमेंट नहीं थी। अब डिजिटल पेमेंट आई है तो साथ में क्रिमिनल्स भी आ गए, तो उससे रिलेटेड लॉज भी बनेंगे, अब हम बनाएंगे, है ना। तो उससे रिलेटेड लॉज जो बने हैं वो किसने बनाए हैं, लेजिस्लेचर ने बनाए हैं। और कौन करता है ये, डन बाय द असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ग्रुप। अब ये जो लॉज हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, वहाँ एक सभा बिठाई जाती है, काफी सारे लोग मिलते हैं, बैठते हैं। अब वो जो लोग हैं वो कौन होते हैं, वो रिप्रेजेंटेड होते हैं पीपल के, यानी कि हम लोगों के द्वारा, जो अपने अपने एरिया से एक एक, जैसे आपके क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, सीआर होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऐसे ही हम एक एक एरिया के लोग जो होते हैं वहाँ के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो उन सब की क्या बनाई जाती है, असेंबली, एक सभा बिठाई जाती है, वहाँ वो डिस्कस करते हैं और लॉज को बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम हो गया लेजिस्लेचर का। उसके बाद सेकेंड ऑर्गन आता है एग्जीक्यूटिव का। अब ये क्या करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करेंगे लॉ को। इम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, देखो यहाँ तो लॉ बन गया, एक कमरे में बैठ के उन्होंने लॉ बना दिया। अब लोगों को कैसे पता चलेगा, है ना, अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई हमने लॉ को फॉलो भी करना है। तो जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लॉ को फॉलो करवाते हैं। जैसे कि कौन लोग हो गए, इसके अंदर आपके हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए या प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर एरिया के चीफ मिनिस्टर हो गए, है ना। तो वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं अपना भाषण देंगे, बताएंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे लॉज अब हमने करने हैं, और अगर किसी ने अनफॉलो करा उसको तो हम आगे पनिशमेंट भी करेंगे, है ना। तो उनको ऐसे बताते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्सिंग द लॉज एंड ऑर्डर। तो अब ये जो टीम होती है ये लोगों से लॉ को फॉलो करवाती है। नेक्स्ट आपके पास आती है जुडिशरी। अब ये क्या होती है, ये सिस्टम ऑफ कोर्ट्स होती हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा, कोर्ट, ठीक है, जहां पर न्याय होता है, जस्टिस होता है। अब डिसाइड्स हु हैज ब्रोकन द लॉ। अब वो डिसाइड करेंगे अगर किसी ने लॉ ब्रेक किया है तो उसको जो सी पनिशमेंट नेसेसरी है उसको हम वो पनिशमेंट देंगे।
ठीक है। और क्या काम करते हैं, एग्जामिन डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, और वो एग्जामिन भी करते हैं कि जो इन लोगों ने डिसीजन लिया है वो ठीक लिया है या नहीं लिया, या उसमें भी कुछ चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। एक तरीके से ये क्या करते हैं, हर वे में जस्टिस करते हैं। अब इन तीनों ऑर्गन को एक साथ देखो, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम है। इसको मैं ब्यूटीफुल क्यों कह रही हूँ, आपको तो सिर्फ 3 कलर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इस पूरे से ब्यूटीफुल से डायग्राम का कुछ ना कुछ मतलब है। क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे लेजिस्लेचर लिखा है, यहाँ जुडिशरी और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लिखा है। तीनों का अलग अलग कलर, तीनों का अलग अलग कलर का मतलब है तीनों अपना अलग अलग काम करते हैं। बीच में क्या है, बीच में यहाँ पर स्पेस भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो भी ऑर्गन है वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करता किसी के भी काम में, ठीक है। और क्या आपको दिखाई दे रहा है, अब एरो भी दिखाई दे रहे हैं ना, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, इधर और इधर। एरो का क्या मतलब है, ये एक फिर भी अगर इंटरफेयर नहीं करते हैं फिर भी एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। किसके लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए। सरकार के लिए तीनों के तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं, बट फिर भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। कैसे इंटर रिलेटेड, अभी अभी हमने देखा, एक लॉ बना रही है, एक इम्प्लीमेंट करा रही है, और फिर चेक कर रही है लास्ट वाली किसको जरूरत है पनिशमेंट की या किसको नहीं है, और बाकी दोनों ने सही काम किया या नहीं किया। तो सभी हो गए ना इंटर रिलेटेड आपस में। अब नेक्स्ट आपके पास इसी में ही आता है कि इन एनी गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दीज 3 ऑर्गन्स मस्ट बी केप्ट सेपरेट। अब जैसे सब अच्छे सिस्टम के लिए, अच्छे गवर्नमेंट सिस्टम के लिए हमें ये तीनों के तीनों जो ऑर्गन्स हैं इनको अलग अलग रखना चाहिए, ठीक है। बट लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और साथ में काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही तो है ना। एक ने सही से नहीं काम किया तो दूसरे ने सही से काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं, दिस सेपरेशन इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसे हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, कि अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और साथ में काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। अब ये जो सिस्टम है ये आपको क्या देता है, ये जो सारा का सारा जो सिस्टम है ये आपको देता है चेक एंड बैलेंसेस। चेक एंड बैलेंसेस का मतलब क्या है कि हर कोई काम जो है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो उसको बैलेंस आउट करना। कोई भी एक सिस्टम जो है वो कहीं से ढंग से काम नहीं कर रहा तो दूसरा जो सिस्टम है वो उसको क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। उसे हम बोलेंगे चेक एंड बैलेंस। पहले तो उसका काम चेक करना, अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो उसको बैलेंस करना, ठीक है। इसका मतलब ही उन्होंने क्या आगे से बताया, दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक what the other is doing and restore balance if one organ act beyond the its expected role। अब इसका वही मतलब बताया है कि हर एक ऑर्गन के ऊपर जो है एक दूसरे को वो चेक कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, और उसके बाद बैलेंस कर सकते हैं अगर वो अपनी एक्सपेक्टेशन से सही काम नहीं कर रहे। मान लो लेजिस्लेचर ने कोई रूल वो कर दिया, बना दिया, लॉ बना दिया, लेकिन एग्जीक्यूटिव को वो लॉ पसंद नहीं आया, तो वो उसको चेक कर सकते हैं कि भाई ये लॉ सही भी है या नहीं है। अगर नहीं तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होती हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। अब इसी के अंदर आपके पास लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चन आता है। अब इसके अंदर लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चन क्या है, explain how 3 government organs are at work in the case of cyber criminals describe above, how do they intervene। तो अब देखो वो कह रहे हैं ये जो अभी साइबर क्रिमिनल्स का जो केस किया है इसका एग्जांपल लेते हुए आप बताओ कि कैसे तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो साथ में काम करते हैं और एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के काम में कैसे इंटरवेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो उसने क्या कर दिया, लॉ बना दिया। तो लेजिस्लेचर क्रिएट लॉ अगेंस्ट साइबर क्राइम्स डिफाइनिंग दैट एक्टिविटीज आर इलीगल ऑनलाइन। तो सबसे पहले वो ये चेक करेंगे कि अगर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कुछ होती हैं तो वो इलीगल हैं, ठीक है। तो देखो जब तक डिजिटल काम नहीं हुआ तब तक तो ये क्राइम्स भी नहीं आए। अब जब ये क्राइम्स आए तो उन्होंने देखा अरे ये तो इलीगल है, ये तो गलत हो रहा है, ये तो इनजस्टिस हो रहा है, तो वो उन्होंने पहले चेक करा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, उन लॉज को बनाया, उन लॉज को, ठीक है, उन लॉज, यहाँ पर लॉज क्रिएट हो गए, अब उन्होंने इन्फोर्स किया, यानी कि
यानी कि क्या हुआ, द पुलिस एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक साइबर क्राइम सेल्स इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम्स, कैच द क्रिमिनल्स एंड गैदर एविडेंस। अब उन लोगों ने उनको लॉ को एनफोर्स यानी कि इम्प्लीमेंट कराया, जितने भी पुलिस हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उन सब ने चेक करा कि हाँ भाई ये अगर क्राइम हो रहा है तो उस क्रिमिनल को पकड़ो और सबूत इकट्ठे करो। उसके बाद जुडिशरी का काम क्या आया, इंटरप्रेट लॉज। अब उसने क्या किया, कॉट हियर केसेस अगेंस्ट साइबर क्रिमिनल्स, डिसाइड इफ दे आर गिल्टी और इम्पोज पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब उन्होंने ये देखा कि जिसको पकड़ा गया है क्या उसका सच में गलती थी, अगर गलती है तो उसको पनिशमेंट भी देते हैं, जैसा भी लॉ बना होता है उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट भी मिलती है। नेक्स्ट इसके अंदर लेट्स एक्सप्लोर आता है, as a class activity, can you imagine the sort of disorder we might witness if all the three organs were under the control of same group of people? Can you describe any such real life situation you may have heard of? वो कह रहे हैं सोचो, एक एक्टिविटी की तरह सोचो कि मान लो क्या होगा, क्या डिसऑर्डर, क्या कुछ गलत हो जाएगा अगर ये तीनों के तीनों ऑर्गन्स एक ही सेम ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कंट्रोल कर रहा हो, यानी कि लॉ भी वही बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी वही कर रहे हैं और पनिशमेंट भी वही दे रहे हैं, तो क्या होगा। और अगर आपको ऐसा कोई रियल लाइफ सिचुएशन एग्जांपल पता है तो उसके बारे में भी बताओ। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो, इफ ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वर कंट्रोल्ड बाय द सेम ग्रुप, इट कुड लेड टू नंबर 1 लैक टू चेक एंड बैलेंस। लैक टू चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है कि अगर मान लो लॉ बन गया, ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं है कहने की कि भाई ये गलत लॉ बनाया है। क्यों? क्योंकि वही उसको चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, कोई उसके ऊपर नजर रखने के लिए नहीं है, नो ओवरसाइट ऑफ एक्शंस। ठीक है, लॉ बनाने के बाद अनफेयर लॉ बन गया तो लेजिस्लेशन फेवर्स द रूलिंग ग्रुप, यानी कि जो उसका फेवरेट होगा, मान लो 10 लोग हैं, उन्होंने मिलकर लॉ बनाया, अब उनके जो फेवरेट होंगे, जो उनके सगे संबंधी होंगे, अगर मान लो उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया बट फिर भी लॉ क्या करेंगे, उन्हीं के फेवर में जाएगा। ठीक है, अगर मान लो किसी ने हिम्मत करके बोला भी कि गलत है, उसको क्या कर देंगे, पनिशमेंट दे देंगे। क्यों? क्योंकि पनिशमेंट वाला ग्रुप भी उन्हीं के अंडर में है। ठीक है, आर्बिट्रेरी इन्फोर्समेंट यानी कि अनजस्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉस, अपनी मन मर्जी से इन्फोर्समेंट करवानी, भाई तुम्हें तो ये लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि एक गांव है, एक गांव में एक रिवर जाती है, ठीक है, वो बहुत, उसमें पानी कभी कभी आता है, तो मान लो जो 10 लोग ग्रुप हैं, उनके लिए उनके जो सगे संबंधी है ना उस रिवर के पास में रहते हैं, वो कहेंगे सिर्फ यही 10 लोग जो है ना, यही जो सगे संबंधी है ना, उनके जो 5-6 घर हैं, ये सिर्फ रिवर से आप पानी ले सकते हैं, बाकी जो जितना भी गाँव है ना वो दूसरे गाँव के जाके रिवर में से पानी लेगा। अब ये तो इनजस्टिस हो गया ना बाकियों के लिए, बट वो कुछ कह भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर कोई उनके अगेंस्ट जाएगा वो पनिशमेंट दे देंगे उनको, है ना। तो अब क्या है, बाइस्ड जजमेंट, वही बाइस्ड जजमेंट आ गया, अनफेयर हो गया ट्रायल्स एंड सेंटेंसेस, कि अगर किसी ने भी आगे से हिम्मत करी बोलने की भाई हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, तो वो क्या कहेंगे, वो तो कहेंगे नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि पनिशमेंट भी उसी के पास ही है ना, कुछ कोई कह ही नहीं सकता। तो ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल कहाँ है, देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल, इसे हम ये जो जब तीनों के तीनों ग्रुप एक में होते हैं उसे हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप। क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप, यानी कि अ सिंगल लीडर और ग्रुप ऑफन कंट्रोल्स ऑल द गवर्नमेंट ब्रांचेस लीडिंग टू ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस एंड लैक ऑफ जस्टिस फॉर सिटीजन्स। अगर तीनों के तीनों जो ग्रुप्स हैं, तीनों के तीनों जो ब्रांचेस हैं, वो एक ही लीडर कंट्रोल कर रहा है तो वो ह्यूमन राइट्स को अब्यूज करता है, यानी कि जो मानवता के अधिकार हैं वो सही से पूरे नहीं होते हैं और जस्टिस भी नहीं होता है, न्याय भी नहीं होता है। ऐसा जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, आप इसके बारे में और सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाएं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा नॉर्थ कोरिया हमने एग्जाम्पल क्यों लिया है। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास आता है 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या है, मोस्टली जो सारी के सारी जो गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है, देश भर की जो गवर्नमेंट होती हैं, दुनिया भर की जो गवर्नमेंट है, उनके 2 लेवल होते हैं, एक लोकल और एक नेशनल। लेकिन काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें 3 लेवल्स होते हैं और उनमें से हमारी भी कंट्री है दैट इज इंडिया। वो 3 लेवल्स पे काम करती है, एक होता है लोकल, एक होता है स्टेट और रीजनल और एक होता है नेशनल।
हर लेवल जो है अपने अलग अलग मैटर्स के साथ काम करता है। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। लोकल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि विलेज के अंदर पंचायत होती हैं, नगर निगम होते हैं, ठीक है। स्टेट वाली क्या हो गई, जैसे कि मान लो एक एक स्टेट, जैसे कि हमारे यहाँ पर 29 स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट है ना, तो वहाँ उन गवर्नमेंट के बेसिस पे जो काम होते हैं। और एक होती है नेशनल, नेशनल जो हमारे सेंट्रल में बैठी होती हैं, यूनियन जो होती हैं, जो जैसे कि हम जो मेन जो गवर्नमेंट, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कौन कौन सी जो है पार्टी का है, तो वो हो गई आपकी नेशनल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। अब इसी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक बल्ब है, वो जल नहीं रहा है, तो क्या करोगे आप सबसे पहले उसको चेक करोगे कि भाई बल्ब ठीक है, या स्विच ठीक नहीं है, या फ्यूज ठीक नहीं है। अगर वो ठीक से आपको नहीं समझ में आता तो आप इलेक्ट्रिशियन को कॉल करोगे। अगर तब भी बल्ब नहीं जल रहा है तो आप कहाँ जाओगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाओगे और फाइल करोगे कंप्लेन। तो वही बात होगी, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, अगर पंचायत नहीं सॉल्व कर रही है तो आप स्टेट गवर्नमेंट पे जाओगे। स्टेट गवर्नमेंट से भी वो काम नहीं हुआ है तो आप जाओगे बिल्कुल जो आपके सेंटर में गवर्नमेंट बैठी होती है, सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल और ये थर्ड लेवल हो गया। ओके, इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि इंडिया में लोकल गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल या यूनियन हो गई है ना। इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो हैवी रेन होती है, तो अगर जो फ्लड है वो थोड़े से पार्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट के थोड़े से पार्ट में आता है, तो वो जो है उसको सॉल्व करने के लिए बैठी हुई है लोकल गवर्नमेंट, बैठी हुई है, ठीक है। लेकिन वो जो फ्लड है वो अगर बहुत सारे टाउन्स में या बहुत सारे विलेजेस में फैल जाता है, तो वहां पर जो है स्टेट गवर्नमेंट सामने आएगी और लोगों को बचाएगी, ठीक है। अगर मासिव फ्लड है, यानी कि बहुत ज्यादा एरिया में फैल गई है, तो वहां पर आएगी आपके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट, और आर्मी से लोग बुलाए जाते हैं, डिफरेंट आर्मी से हो गए, पुलिस हो गई अलग अलग रीजन की, उनको बुलाए जाते हैं ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जाए। और बहुत बड़े बड़े वहाँ पर वो लगाए जाते हैं, कैंप्स लगाए जाते हैं, जिससे कि लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम थी तो हेल्थ केयर भी दी जाती है। तो ये सारा का सारा काम जो है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। हेल्थ केयर दी जाती है, उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, और उनको आर्मी के लोग से बुला बुला के उनको बचाया जाता है। कहीं भी अगर वो फंसे हुए हैं फ्लड के अंदर तो उनको बचाया जाता है। ये काम होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक फ्लो डायग्राम है। सबसे पहले जैसे यहाँ पे बात हो रही है लोकल गवर्नमेंट की, तो लोकल गवर्नमेंट क्या होगी, विलेज टाउन के लेवल पर होगी, जैसे हमने अभी अभी बात करी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होगी जो स्टेट लेवल पे होगी, जैसे कि अलग अलग स्टेट्स होती हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, है ना। उसके बाद जो हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो नेशनल लेवल पे, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। कि जैसे कि इस टाइम पे हमारे सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट है, आपको पता होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं और वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो हो गई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर इन चैप्टर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे हमें डोंट मिस आउट, जिसे हमें मिस नहीं करना। क्या है इसके अंदर, एक्स्ट्रा नॉलेज क्या दी हुई है। मैनी ऑफ अवर इंस्टीट्यूशंस हैव मोटो इंस्पायर्ड बाय द विजडम ऑफ अवर एंशिएंट टेक्स्ट। हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक ऐसे मोटो, यानी कि एक ऐसे एम से इंस्पायर्ड है जो हमें बाय द विजडम ऑफ अवर एंशिएंट टेक्स्ट, जो हमें पहले की, जैसे कि बुद्धिमता होती है, या फिर जो हमारे पहले की जो बुद्धिमता है एंशिएंट टेक्स्ट की। क्या एंशिएंट टेक्स्ट यानी कि बहुत पुराना लिखावट कौन सी है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मोटो है, क्या है उनका मोटो, सत्यमेव जयते। सुना होगा ये तो आपने बहुत इजीली, है ना, सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रिम्प्स, यानी कि सत्य जो है वो ही जीतता है, सत्य अकेला खड़ा है और वो जीत जाता है, सत्य की ही जीत होती है, ठीक है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, ठीक है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट्स मोटो जो है वो है यतो धर्मस्ततो ज। इसका क्या मतलब है, वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री, ठीक है। यानी कि कहीं जहां भी धर्म होगा और वहीं पर ही जीत होगी। अब धर्म से यहाँ पर मतलब क्या है कि कहीं कभी भी किसी का गलत नहीं करना। धर्म से यहाँ पर मतलब आपको अपने अपने रिलीजन्स पे, रीजन्स, कास्ट पे नहीं लेकर जाना। धर्म से यहाँ पर मतलब है कि किसी का गलत नहीं करना, आपको बिल्कुल
सही तरीके से रहना है, जस्टिस रखनी है, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, उसे हम बोलते हैं धर्म। किसी का गलत मत करो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे धर्म। यही हमारा एकमात्र धर्म है, ठीक है। वैसे तो हम बहुत अलग अलग है, भिन्नताएं जो हमने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ी हैं, लेकिन हम सब एक ही धर्म से बिलोंग करते हैं और वो धर्म है सत्य। सच के साथ चलो, ठीक है, सही रहो, उसको हम धर्म बोलते हैं। और जहां पर सच्चाई होगी, जहां पर धर्म होगा, उसी की ही जीत होगी, उसी की ही विक्ट्री होगी। तो अब यहाँ पर एक टेबल है, हम उसको देखेंगे। तो इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखकर, यहाँ पर आपको हमने जैसे अभी तीनों के तीनों ऑर्गन्स की बात करी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। ये जो तीनों जो यहाँ पर ऑर्गन्स हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑल इंडिया यानी कि नेशनल लेवल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, यहाँ पर हम स्टेट लेवल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जुडिशरी जो होती है, ऑल इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे हाई कोर्ट मानी जाती है। सबसे बड़ी हाई कोर्ट तो हो गई आपकी स्टेट लेवल पर, ठीक है, स्टेट लेवल पे हम बोलते हैं हाई कोर्ट। और ऑल इंडिया में जो है आपकी जुडिशरी जो है सबसे जो सुप्रीम मानी जाती है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इससे बड़ी कोर्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सुप्रीम कोर्ट। और स्टेट लेवल पे होती है हाई कोर्ट, ठीक है, जब हम जुडिशरी की बात करते हैं। उसके बाद आता है लेजिस्लेचर आता है। तो नेशनल लेवल पे ना दो हाउसेज होते हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, जो नेशनल लॉज को बनाती है। ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, न्यूज़ में भी सुनते होंगे, लोकसभा से ये आया है, इस बार ये लॉ बनाया गया है। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, ठीक है। तो टू हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, नेशनल लेवल पे होते हैं, जो नेशनल लॉज को बनाते हैं। स्टेट लेवल की अगर हम बात करें, अब सबसे पहले यहाँ पर हाउसेज की अगर जैसे बात की तो हाउसेज क्या है, एन असेंबली वेयर लॉज आर डिस्कस्ड और पास्ड। एक ऐसी असेंबली, एक ऐसी सभा जहाँ पर लॉज डिस्कस किए जाते हैं और पास किए जाते हैं कि हाँ भी ये करेक्ट है, ये आगे बना दो, ठीक है। फिर आती है स्टेट लेवल पर वन स्टेट असेंबली और विधानसभा। विधानसभा होती है स्टेट लेवल की, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे वन स्टेट असेंबली। नोट दैट मोस्ट स्टेट हैव अ सिंगल असेंबली, अ फ्यू स्टेट्स हैव टू। मोस्ट ऑफ द स्टेट इंडिया के अंदर सबकी एक असेंबली होती है, जैसे कि विधानसभा। कईयों में क्या होती है, दो असेंबलीज भी होती हैं, ठीक है, कई कई स्टेट्स ऐसी हैं। अब उसके बाद आता है आपके पास एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो कैसे काम करती है, देखो, लेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉमिनल हेड एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, प्राइम मिनिस्टर एज एग्जीक्यूटिव हेड। अब देखो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब जो बिल्कुल हाई लेवल पे बैठे होते हैं, मतलब जो लेजिस्लेचर के जो भी लॉज उन्होंने बनाए होते हैं उनको चेक करते हैं, उनको रीइंफोर्स करते हैं, ये हमने देखा था, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है यहाँ पर, लेड बाय प्रेसिडेंट। अब हमारे इंडिया के अंदर सबसे जो सुप्रीम जो माने जाते हैं, जो हेड माने जाते हैं, वो कौन है, वो है प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो कौन कौन है, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पर भी दो तरीके के हेड है। एक तो है एग्जीक्यूटिव यानी कि जो एक्चुअल में हेड है, जिसके पास पूरी की पूरी पावर होती है। कुछ गलत लग रहा है तो हाँ भाई उसको हम खत्म कर सकते हैं, नल एंड वॉइड कर सकते हैं, तो वो उसके पास होती है, उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव हेड। जो है हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होती है। एक होता है नॉमिनल हेड, नॉमिनल मतलब कि नाम का हेड, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें भी तो ये भी यही बताता है, इन नेम ओनली, सिर्फ नाम के लिए वो हेड बोला जाता है। इट मीन्स इन आवर केस दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ अ स्टेट आर नॉट द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड्स। हमारे देश के अंदर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है या गवर्नर होता है स्टेट का, यहाँ पर गवर्नर की बात करें, स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं, तो गवर्नर हो गया नॉमिनल हेड। चीफ मिनिस्टर, सीएम बोलते हैं ना, हमारी स्टेट का कौन सा सीएम है, ठीक है, तो सीएम होता है एग्जीक्यूटिव जिसके हाथ में प्रॉपर पावर है। और नॉमिनल का मतलब जो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। तो गवर्नर जो हो गया वो गवर्नर एंड प्रेसिडेंट,
प्रेसिडेंट आपका सेंट्रल लेवल पे, गवर्नर आपका स्टेट लेवल पर। वो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड्स नहीं होते, वो नॉमिनल नाम मात्र के हेड होते हैं। दे डू नॉट हैव सर्टेन पावर्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, उनके पास कुछ भी प्रॉपर सर्टेन पावर्स नहीं होती हैं, बट नॉर्मली डू नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। तो बट फिर भी वो कुछ भी इस तरीके से इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर चीफ मिनिस्टर हैं उनको अपना काम करने देते हैं, कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव भी यहाँ पर हेड हो गए दो तरीके के, एक एग्जीक्यूटिव और एक नॉमिनल। अब यहाँ पर फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पर जो लिस्ट है ना एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि एक्चुअल नहीं बताई हुई है, जो उनको लगता है ऊपर ऊपर से आपको समझने लायक है वैसे वैसे बताई हुई है। तो एग्जीक्यूटिव के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पे जो रहती हैं वो रहती हैं डिफेंस, ठीक है, किसी भी चीज को मतलब अपने देश को बचाना, ठीक है। तो डिफेंस सिस्टम होता है पूरा का पूरा, ओके, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पर डिफेंस। फॉरेन अफेयर्स यानी कि दूर दराज के देशों से जो भी लेना देना, पैसों का लेन देन या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी लेन देन, फॉरेन अफेयर्स हो जाते हैं उसमें। एटॉमिक एनर्जी यानी कि कहीं पर वॉर वगैरह होनी है तो उस तरीके से भी। कम्युनिकेशंस, जितने भी दूसरे लोगों के साथ हमारे किस तरीके के कम्युनिकेशंस हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जाते रहते हैं बाहर, है ना, उसके बाद वो एक देश के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं, दूसरे देश के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं। फिर और कम्युनिकेशंस हमारे इंडिया के साथ भी है, मतलब कि अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओके। उसके बाद करेंसी की बात करें तो हम आप लोगों ने सुना होगा, अरे इतने बाहर की करेंसी से अपनी करेंसी को कंपेयर करते हैं, है ना। मोस्टली $1 जो होता है, एक USD डॉलर 80, 85, 90 के आसपास जाता है रुपीज़ में, ये सुना होगा आपने, है ना, कि यहाँ के पैसे तो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो वो जो चीज़ें रहती हैं वो ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देखती है, ठीक है। इंटरस्टेट कॉमर्स यानी कि एक दूसरे के आसपास जो इंटरस्टेट्स में भी जो बिजनेस चलते हैं, कि मान लो एक स्टेट पे कुछ ज़्यादा राइस की प्रोडक्शन हो रही है, एक पे ज़्यादा वीट की प्रोडक्शन हो, तो वहाँ पे क्या होता है, बिजनेस चल गया। ऐसी एजुकेशन जैसे कि आपका CBSE बोर्ड है, ठीक है, तो ये सेंट्रल बोर्ड हो गया ना, सेंट्रल CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो सेंटर से रिलेटेड हो गया। फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज, जो भी नेशनल पॉलिसीज होती हैं वो भी बनाती हैं वो, जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्ल्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, और भी पॉलिसीज होती हैं जिसके अंदर कई बार आप अपनी मनी सेव कर सकते हो या फिर आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर लोन्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो नेशनल पॉलिसीज सारी सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। अब स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, जैसे कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस से रिलेटेड जो पुलिस होती है वहाँ की स्टेट करेगी, वहाँ के, आपने ये भी नोटिस करा होगा कि जब भी आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हो तो वहाँ बॉर्डर पे बाहर पुलिस का नाका लगा होता है, बैरिगेट्स लगे होते हैं ना, तो वहाँ पे वो क्रॉस करने होते हैं, ओके। उसके बाद अडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। अब एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो लॉ बना दिया, लेकिन उसको लॉ को अडेप्ट करवाना यानी कि मानना, उनको अपने अंदर मानना और इम्प्लीमेंट कराना, वो कौन करती है, स्टेट लेवल पे किया जाता है। लोगों तक कौन पहुंचाती है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट पहुंचाती है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ, ठीक है, आसपास के जो भी गवर्नमेंट के आपके जो हॉस्पिटल्स रहते हैं। एजुकेशन, आपने स्टेट लेवल के भी बोर्ड्स देखे होंगे, है ना, हरियाणा बोर्ड होता है, UP बोर्ड होता है, हर एक जो स्टेट होता है उसका अलग बोर्ड होता है। एग्रीकल्चर के अंदर कौन सी ज़मीन किसके अंडर आती है तो वो भी उसमें देखी जाती है। सिंचाई के लिए जो पानी भी लिया जाता है वो भी अलग अलग अपनी अपनी स्टेट्स का होता है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है वो भी देखना पड़ता है ना। स्टेट, अगर लोकल गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो स्टेट गवर्नमेंट पे जाएगी ना। लोकल गवर्नमेंट क्या होगी, जैसे आपके आसपास की विलेज की, टाउन की, उनकी जो गवर्नमेंट हुई, वहाँ के जो लोग बैठते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कहाँ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी, राइट। अब इसी से ये जो हमने पूरा का पूरा टेबल को अच्छे से पढ़ा है, इसी से रिलेटेड अब हमारे पास लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चंस हैं, वो करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर में जो क्वेश्चन है वो क्या है, ऑब्जर्व द टेबल
हाईलाइट द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट अफेक्ट योर लाइफ द मोस्ट। अभी जो हमने टेबल पढ़ा है इसको अपने अच्छे से देखना है और आपने बताना है कि इसमें हमारी लाइफ कैसे इफेक्ट होती है। द फंक्शंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द टेबल दैट मोस्ट लाइकली इफेक्ट योर लाइफ द मोस्ट, ये क्या है जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं, वो क्या है? सबसे पहले पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो वो क्या करती है? एंश्योर पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन योर डेली लाइफ, मेंटेन्स पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। तो ऑब्वियसली पुलिस जो काम करती है हमारी आसपास की, वो हमारी डेली लाइफ की सिक्योरिटी को देखती है, पर्सनल सिक्योर सेफ्टी देखती है हमारी, ठीक है, आसपास शांति बनाए रखती है और सोसाइटी के अंदर एक ऑर्डर मेंटेन करके रखती है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट का ही काम हुआ, यानी कि इन्फ्लुएंसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द हेल्थ सर्विस यू कैन एक्सेस। तो आपको पता ही है आसपास के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, ठीक है, वहाँ से मेडिसिन मिलती हैं, वैक्सीन्स लगती हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के काम है। कौन से गवर्नमेंट के काम है? स्टेट गवर्नमेंट के काम है। वो हमारी लाइफ को बहुत अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है एजुकेशन, ठीक है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो दोनों ही करती हैं, वो क्या करती हैं? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हम रिसीव करते हैं, जो हमारा करिकुलम होता है, फंक्शनिंग ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स की क्या भी फंक्शनिंग है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। सीबीएसई हो गई या फिर आपकी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होगी, उनका अलग अलग करिकुलम रहता है, सिलेबस रहता है, बच्चों को क्या कराना है, क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। कई बार आपको कहीं विजिट कराया जाता है ना, ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो सके। तो तभी ये सारी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर अफेक्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आती है लोकल गवर्नमेंट, और यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। अब ये क्या है? Local government directly impact your daily living through the services like sanitation, water supply, road maintenance, local infrastructures, यानी कि साफ सफाई, पानी जो आपके घरों में आता है, ठीक है, रोड जो अच्छी खासी बनती हैं, या लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पब्लिक टॉयलेट्स हो गई या फिर पब्लिक बेंचेस हो गए या फिर पार्क हो गई, ठीक है, अच्छी बनी होंगी तो ही आपकी लाइफ भी उसमें कह सकते हैं कि अच्छी रहेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। दीज फंक्शंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन एंश्योरिंग अ सेफ, हेल्दी एंड वेल गवर्नमेंट एनवायरनमेंट फॉर योर एवरीडे लाइफ। अब ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्दी लाइफ के लिए, सेफ लाइफ के लिए, और हमारी एवरीडे लाइफ जो होती है वो वेल मेंटेन्ड रहती है, ठीक है। तो ये लोकल गवर्नमेंट का काम भी कौन ऊपर उसको नोटिस कर रहा होता है? स्टेट गवर्नमेंट देख रही होती है, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट। लेट्स एक्सप्लोर सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका। सेकंड क्वेश्चन इसका, आस्क्स 2 or 3 adults about their connection or interaction with the government, at what level does it takes place, for what purpose। वो बोल रहे हैं 2-3 बड़े लोगों से बात करो और देखो कि वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट पे, किस लेवल पे वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं और क्या पर्पस रहता है। तो सबसे पहले इंटरेक्शन एट स्टेट लेवल, अगर स्टेट लेवल पे एक अडल्ट की कैसे इंटरेक्शन होती है, कैसे वो बातचीत होती है, तो देखो, वन एडल्ट मेंशन डीलिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑब्टेन अ ड्राइविंग लाइसेंस। एग्जाम्पल मान लेते हैं, मान लो किसी एक ने हम बोला कि उसको एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। which involve interacting with the Regional Transport Office RTO, Regional Transport Office, for the necessary paperwork and driving test, ठीक है। अब वहां से वो किससे इंटरेक्ट करेगा? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, RTO बोलते हैं, ठीक है, जिससे जो भी आपको उनके पेपर चाहिए होंगे, ड्राइविंग टेस्ट चाहिए होगा, पेपर वर्क, जैसे कि आपकी IDs हो गई, आपके ब्लड टेस्ट हो गया, आपका मेडिकल हो गया, वो सारे पेपर वर्क वो लेंगे और आपका ड्राइविंग टेस्ट लेंगे और उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर देंगे, ठीक है। अब इंटरेक्शन लोकल लेवल पे आप कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्या जरूरत पड़ सकती है आपको? Another adult describing engaging with the local government for the property tax payments, seeking approval for the from revenue renovations which require interaction with the local municipal corporation। अब जो घरों पे प्रॉपर्टी टैक्स आता है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता अपने पेरेंट्स से पूछना, जितने भी आपकी ज़मीन होती है, जितने भी एरिया में आपका घर बना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स आता है। अगर मान लो आपको होम को रेनोवेट कराना है,
ठीक है, रेनोवेट मतलब उसको ठीक ठाक कराना और थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए भी आपको परमिशन चाहिए होती है लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि हाँ भाई इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, कि इससे आपकी जो स्ट्रीट है या गली है उसमें कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। कई बार आपने लोगों को देखा होगा रैंप आगे बढ़ा देते हैं, बाद में फिर म्यूनिसिपल वाले आते हैं और उन्होंने कहा था कि भाई आप तो हमारी रोड की जगह ले रहे हो, फिर वो सारे रैंप तोड़ देते हैं, है ना, कई जगह आपने देखा भी होगा। इस तरीके से पहले ही उनसे क्या लेना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए। तो वही इस तरीके से इंटरेक्शंस रहती हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में, दैट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपने नाम तो सुना ही होगा। बॉर्न इन अ हम्बल फैमिली इन रामेश्वरम, बहुत ही अच्छी फैमिली रामेश्वरम में, वहाँ की एक बहुत ही हम्बल फैमिली में बॉर्न हुए थे, जहाँ रामेश्वरम जो है तमिलनाडु में पड़ता है। 1931 में बॉर्न हुए थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं वॉज अ रिनॉन्ड साइंटिस्ट, बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे, जिनका हम निक नेम बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डेवलपमेंट ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम्स एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब भी वो इंडिया के स्पेस के प्रोग्राम्स, मिसाइल के प्रोग्राम्स या न्यूक्लियर, आपने सुना भी होगा, मिसाइल्स बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और जब उन्होंने मिसाइल बनाई थी, मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ इनके बारे में, आप सर्च करना। फर्स्ट मिसाइल जब इन्होंने बनाई थी, उसको लॉन्च करने के लिए या फिर मिसाइल की जो चीज़ें उठा के लेकर जानी थी, वो एक साइकिल पे लेके गए थे। जी हाँ, एक साइकिल के ऊपर उसका सामान लेकर गए थे, ठीक है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्व्ड एज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। 2002 से लेकर 2007 के बीच में वो प्रेसिडेंट रहे थे, 11th प्रेसिडेंट थे वो इंडिया के। डिस्पाइट हिज हाई स्टेटस ही रिमेन डीपली कनेक्टेड टू द पीपल एंड यूथ इन द पर्टिकुलर थ्रू हिज पैशन फॉर गुड एजुकेशन एंड इनोवेशन। तो इतने बड़े स्टेटस के बाद भी वो बहुत ही डीपली कनेक्टेड रहते थे लोगों के साथ और आजकल के यूथ के साथ, ठीक है, जो यंग जनरेशन है उनके साथ, क्योंकि वो खुद ही बहुत ज़्यादा पैशनेट थे गुड एजुकेशन और इनोवेशन के लिए, नई नई चीज़ों के आविष्कार के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो बहुत ही फेमस थे और बहुत पॉपुलर भी थे, ठीक है। ही इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ हिज ह्यूमिलिटी, डेडिकेशन टू सोशल कॉजेज एंड कमिटमेंट टू द नेशन। तो बहुत लोगों को इंस्पायर करते थे ताकि वो जो सोशल कॉज है, जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर उसके लिए इंस्पायर करते थे कि भाई अच्छे से रहना चाहिए, डेडिकेट रहना चाहिए अपनी सोशल के लिए, और कमिटमेंट टू नेशन यानी कि अपने भारत देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट होनी चाहिए। भाई कई लोग तो क्या करते हैं आजकल, क्या कहते हैं, हम कहीं घूमने भी जाएं, अरे ये तो इंडिया लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है हम तो बाहर घूमने के लिए आए हैं। बट ये क्या हुआ, ये का आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो अपने देश को, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अपना देश कितना सुंदर है, तो हम क्या कह रहे हैं, अपना देश इतना सुंदर है कि लग ही नहीं रहा कि अपना देश है। समझ में आ रही है? तो अपने देश के प्रति प्यार, कमिटमेंट होनी चाहिए, अपना देश सबसे अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। He tirelessly encouraged young Indians to dream big and work hard to achieve their goals. तो वो बहुत ही ज़्यादा encourage करते थे young नई generations को, ताकि कि वो अपने बड़े बड़े ड्रीम्स को अपने हार्ड वर्क करके उनको गोल्स को अचीव करें। डॉक्टर कलाम showed that even through his position as the president of the India was nominal, he could play an important role impacting countless lives. अब जैसे हमने अभी अभी देखा कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो नॉमिनल होती है, इनकी नाम मात्र की होती है, उनके पास कोई पावर नहीं होती, बट स्टिल उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुतों की लाइफ को, काउंटलेस लाइफ को इम्पैक्ट करा है। जैसे कि कई बार आप लोग भी इंस्पायर हो जाते हो, आपको मान लो आपकी क्लास में कोई टीचर आता है, आपको वो टीचर बहुत पसंद है कि ये कितने डेडिकेटेड रहते हैं अपने काम को लेकर, कितना अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कई बार आप घर जाके भी अपनी टीचर की बात करते हो, यानी कि आप उस टीचर से बहुत इंस्पायर्ड हो। कई बार लगता है अरे मैं बड़ा होऊंगा ना, ये बड़ी होंगी तो मैं ऐसी ऐसी टीचर इनकी जैसा बनूंगा, कि ये बात भी बहुत अच्छे से करते हैं, पढ़ाते बहुत अच्छा है, सबके साथ इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा है, तो वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बहुत यंग लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करा। बहुत लोग समझते हैं कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट थॉट्स हम पढ़ेंगे। लुक एट द स्काई, वी आर नॉट अलोन, द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस एंड conspires only to give the best to choose who dream and work.
तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आसमान को देखो, हम अकेले नहीं हैं, सारा का सारा यूनिवर्स जो है हमारे साथ बहुत ही फ्रेंडली है और हमारे बिग ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, हमारे वर्क पूरा करने के लिए पूरा तत्पर है। कॉन्स्पायर ओनली टू गिव बेस्ट, सारे के सारी चीज़ें हमें अच्छे की तरफ, हमारे ड्रीम्स को, हमारे वर्क को अच्छे की तरफ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, पूरा यूनिवर्स, कहते हैं ना कि हम अगर ठान ले तो पूरा का पूरा यूनिवर्स उसको कंप्लीट करने में लगता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे एक तरीके से याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अगर आपको अपना कोई मिशन, अपना कोई गोल जो है वो सक्सीड करना है, ठीक है, उसमें सक्सेस पानी है, तो आपका एक सिंगल माइंड होना चाहिए, डिवोशन होनी चाहिए अपने गोल की तरफ। ठीक है, सिंगल माइंड का मतलब ऐसे नहीं कि अरे मान लो आपको बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, ठीक है, फिर आपने पढ़ाई शुरू करी, अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं मैं ये वाला कोर्स कर लेता हूँ, ऐसे नहीं। सिंगल माइंडेड रहो, अपने गोल के प्रति पूरे डिवोटेड रहो। ठीक है, फिर आता है, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। अब सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए लेते हो, सपना वो है जो आपके अंदर आ जाए तो आप सो ना पाओगे, अब तो मैं इसको पूरा करके ही रहूंगा या रहूंगी। ओके, तो ड्रीम जागते हुए, अब मेरे को ये पूरा करना है, तो उसके लिए आप दिन रात मेहनत करो, वो सपना होता है। ठीक है, इफ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स first attempt in learning. F for first, A for attempt, I for in, L for learning. फेल का मतलब ये नहीं होता कि आप गिव अप कर दो, बिकॉज फेल जो है वो कहता है कि आप लर्निंग के फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये सीखने का पहले ही कोशिश है ये आपकी, तो एंड जो है वो एंड नहीं है। इनफैक्ट एंड का मतलब है एफर्ट नेवर डाइज, कभी भी आपका एफर्ट खत्म नहीं होता, मरता नहीं, आप तो एफर्ट करते ही रहते हैं। ठीक है, इफ यू गेट नो एज एन आंसर, ठीक है, रिमेंबर नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, सो लेट्स बी पॉजिटिव। अगर आप कहीं गए हैं, आपको किसी ने आंसर आपको बोल दिया नहीं ये काम नहीं हो सकता, तो इसका मतलब नो का मतलब नहीं है, इसका मतलब है नई अपॉर्चुनिटी आपका कहीं ना कहीं और इंतजार कर रही है, हमेशा पॉजिटिव रहें। ओके, इफ 4 थिंग्स आर फॉलोड, अगर 4 चीजें आप फॉलो करते हो, हैविंग अ ग्रेट एम, आपका अच्छा एम होना, एक्वायरिंग नॉलेज, उसके प्रति नॉलेज को गेन करना, उसके प्रति हार्ड वर्क करना, एंड प्रिजर्वेंस, और यानी कि उसको बचाए रखना, कि भाई ऐसा नहीं हो ना कि माइंड इधर उधर चला जाए, तो उसको प्रिजर्व करके रखना, देन एनीथिंग कैन बी अचीव, तो आप कोई भी गोल, कुछ भी आप अचीव कर सकते हो। तो ये कितने इंस्पायरिंग थॉट्स हैं। ठीक है, इन्हीं थॉट्स को अपने पास रखें, अपने दिमाग में रखें, अभी तो आप बहुत छोटे हैं, अभी आपका मेन एम होना चाहिए अच्छे मार्क्स, अच्छी नॉलेज गेन करना और एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना। जैसे ही आप बड़े होंगे ये थॉट्स आपके माइंड में हमेशा रहने चाहिए, ताकि आपका इन फ्यूचर आप मोटिवेटेड रहें फॉर योर गोल्स, कि आपको आगे बड़े होकर बनना भी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डेमोक्रेसी। अब ये क्या होती है डेमोक्रेसी, वो हम पढ़ने वाले हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, अभी तक हमने सुना है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, है ना, कि कहीं पर आपको कुछ बात करनी है, काफी सारे ग्रुप, 100 लोगों का ग्रुप है, उनमें कुछ डिस्कशन चल रही है, उन्होंने कोई डिसीजन लिया, अब वो 100 लोग आपस में बात करते रहेंगे, लेकिन उनमें से वो लोग एक चुनेंगे कि भाई आप बोलो हमारे बिहाफ पर, हम सब की ओर से आप बोले, तो उसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, है ना। जैसे कि क्लास में भी आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, आपकी टीचर आती है, आपको कहना है कि मैम हमारी क्लास के अंदर लाइट्स कम हैं, लाइट और लगवा दो, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो सारे बच्चे बोलेंगे, टीचर को नहीं समझ में आएगी ना, तो आप लोग क्या करते हो, एक CR रखते हो, CR मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव या क्लास मॉनिटर रखते हो, तो वो टीचर से बात करता है ना, फिर टीचर प्रिंसिपल से बात करती है, इस तरीके से। तो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होता है, यही है फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है इसी की ही ये फाउंडेशन है। कैसे? ये जो डेमोक्रेसी है एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, डेमो एंड क्रियोट्स। डेमो का मतलब होता है लोग, पीपल, क्रियोट्स का मतलब होता है रूल और पावर। मतलब लिटरली डेमोक्रेसी का मतलब हुआ रूल ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का शासक, लोगों का रूल, यानी कि लोगों का राज्य।
ठीक है, इसे हम लोकतंत्र भी बोलते हैं हिंदी में, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों का राज्य, ठीक है, जहाँ लोग हैं वो राज करते हैं, राज्य, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बट कैन ऑल पीपल एक्चुअली, क्या सभी के सभी लोग रूल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वही हमने बताया ना, जैसे आपको मान लो 1000 लोग या 100 लोग मिलकर कोई ना कोई काम करना चाहते हैं, तो सभी के सभी नहीं कर सकते, है ना, बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जैसे कि आप अपना कोई स्पेसिफिक पर्पस हो गया, जैसे अभी हमने लाइट का एग्जाम्पल लिया, तो आप अपना कोई क्लास मॉनिटर या क्लासरूम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो, तो वो टीचर को बताएगा। इसी तरीके से हम लोग जो होते हैं, हम लोग सब मिलकर वोट देते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। आपने सुना ही होगा, अरे आज तो इलेक्शंस हैं, हम वोट देने जा रहे हैं, मम्मा पापा जाते हैं ना वोट देने के लिए। तो ऐसे ही जो वोट होते हैं, हम किसको वोट करते हैं? हम 2 लोगों को वोट करते हैं। एक को करते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेवल पे होते हैं, ठीक है, उसे हम एमएलएज भी कहते हैं। और दूसरे होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो नेशनल लेवल पे होते हैं, जिनको हम एमपीज भी बोलते हैं, है ना। कई बार वोट देने जाएं तो आप पूछना किसका वोट है मम्मा या पापा, एमएलए का वोट है या एमपीज का वोट है, ठीक है। तो उनको अच्छा लगेगा, अरे आपको तो नॉलेज है किस चीज़ के इलेक्शंस चल रहे हैं, है ना, पूछते हैं ना किस चीज़ के इलेक्शंस चल रहे हैं। तो ये होते हैं स्टेट लेवल पे रहते हैं एमएलएज, जिसका फुल फॉर्म है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और नेशनल लेवल पे होते हैं एमपीज, जिसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ऑल दीज मेंबर्स डिस्कस लॉज, प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस इन द असेंबलीज। तो एक सभा होती है, उसके अंदर लोग जो हैं लॉज को डिस्कस कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस भी निकाल रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बहस चल रही होती है, ठीक है। फिर आपने देखा ही होगा, जो सभा होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कई जगह पे वीडियोस भी देखी होगी, न्यूज़ में भी देखा होगा, काफ़ी सारे बेंचेस लगे होते हैं, हर एक जगह के रिप्रेजेंटेटिव आए होते हैं, वो आपस में बहस कर रहे होते हैं, ठीक है, डिस्कशन चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास, इंडिया जो है एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है। इंडिया की एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें जैसे कि आपने वोटिंग हो गई, है ना, वोट करे आपने, और उसको उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आगे आगे एक एक पर्सन खड़ा हुआ, रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया की। 970 मिलियंस वोटर्स थे इस बार 2024 के अंदर, मतलब 970 मिलियन वोट्स डले थे। 18 साल के ऊपर से जितने भी लोग हैं इंडियन के सिटीजन्स, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शंस में। अब वोटिंग क्या होती है? वोटिंग तो आपको पता ही है क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपकी क्लास के अंदर 2 ग्रुप्स बन गए, ठीक है। एक ग्रुप ए बन गया और एक ग्रुप बी बन गया। ग्रुप ए कहता है कि मैम इस बार हमें एक एजुकेशनल ट्रिप पर लेकर जाओ, ठीक है। ग्रुप बी कहते हैं नहीं मैम, हमें तो घूमने के लिए जाना है, हमें तो घुमाने के लिए लेकर जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी ग्रुप ए जो है वो अपने टीचर को बोलेगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि सही अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों बताएंगे। ग्रुप बी भी है, वो भी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें वो भी बताएंगे। दोनों के दोनों मिलकर टीचर को कन्विंस करेंगे। अब जो टीचर है वो देखेगा कि भाई कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। फिर वो बोलेगा भाई क्लास में जो जो एजुकेशनल ट्रिप पे जाना चाहता है हाथ खड़े करो, ठीक है। फिर वो बोलेंगे जो जो फन वाले ग्रुप में, फन वाले ट्रिप पे जाना चाहते हैं वो हाथ खड़े करो। अब जिसकी हाथ ज़्यादा खड़े होंगे, जिसकी काउंटिंग ज़्यादा होगी, वहीं पर ही टीचर बोल देगा चलो ठीक है हम इस वाले ट्रिप पर जा रहे हैं। तो उसी को ही हम बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि ओपन में सब कुछ था, भाई इतने वोट आए हैं, इतने बच्चों ने हाथ खड़े करे हैं, तो ये हमारा डिसीजन फेयर है, ओके। तो अब यहाँ पे आता है द टर्म ग्रास रूट डेमोक्रेसी रेफर्स टू अ सिस्टम दैट एनेबल्स एंड एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन्स। अब जो टर्म ग्रास रूट हमने यहाँ पर यूज किया है इस चैप्टर के अंदर, ग्रास रूट का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी सिटीजन्स, यानी कि जो ऑर्डिनरी आम आदमी जो है हमारे देश का, वो भी पार्टिसिपेट करता है, एनकरेज होता है सिस्टम की एक्टिविटी से। मान लो वो वोट देने नहीं जाएगा तो उसका भी तो वोट कम हो जाएगा ना।
ठीक है, तो एक तरीके से हमने भी पार्टिसिपेट किया, एक ऑर्डिनरी सिटीजन ने भी पार्टिसिपेट किया, लोकल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, हम क्या चाहते हैं, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ठीक है, यानी कि जड़ों से ही शुरू होती है डेमोक्रेसी, और जड़ क्या है, ऑर्डिनरी सिटीजन, यानी कि आम जनता, आम आदमी ऑफ आवर कंट्री, अपने नेशन के आम आदमी, आम लोग। ठीक है, तो ये जो है ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारी किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट काम करती है, हम उनसे कैसे रिलेटेड हैं, हमारा क्या काम रहता है। ठीक है, कैसे कैसे लेवल्स पे काम होते हैं, क्या ऑर्गन्स रहते हैं। अब ये हमारा पूरा चैप्टर था। आई होप आपने ये चैप्टर एंजॉय किया होगा। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास आते हैं इसके बिग क्वेश्चंस जो बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में थे। अब हम वो डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस दैट। तो स्टार्ट करते हैं द बिग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले द बिग क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का मीनिंग क्या है। गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस। तो गवर्नेंस है वो एक प्रोसेस है डिसीजंस लेने का, ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटीज लाइफ, सोसाइटीज की लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का। जब हम डिफरेंट रूल सेट करते हैं और उनको एंश्योर करते हैं, पक्का करते हैं कि वो फॉलो हों वो रूल्स। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉज एंड रूल्स बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और अ सिस्टम टिपिकली रेफर टू एज गवर्नमेंट। तो ये इसके अंदर क्या क्या होता है कि क्रिएट होते हैं रूल्स, एनफोर्स यानी कि अप्लाई किए जाते हैं, और ये जो रूल्स होते हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं, या तो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप से बनाए जाते हैं या सिस्टम से बनाए जाते हैं, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या सिस्टम से बनाए जाते हैं, जिनको हम जनरली क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं, सरकार बोलते हैं। यानी कि सरकार द्वारा बनाए गए लॉज, रूल्स, उनको लोगों के द्वारा पक्का करना कि वो फॉलो किए जाएं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी जो है वो प्रॉपर अपनी लाइफ चलाती है। इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की हमें क्या जरूरत है। वी नीड अ गवर्नमेंट टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मनी इन सोसाइटी। हमें गवर्नमेंट की जरूरत है क्योंकि हमें सोसाइटी में एक ऑर्डर और एक शांति लेकर आनी है। ठीक है, एज पीपल लिव टुगेदर इन कम्युनिटीज, डिसएग्रीमेंट, डिसऑर्डर कैन अकर, नेसेसिटेटिंग रूल्स एंड लॉज टू मैनेज दीज इश्यूज। तो अब जैसे काफी सारे लोग एक जगह पे रहते हैं तो उनके अंदर कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। ठीक है, ये तो सोसाइटी की बात छोड़ो, आप लोग अपने घर में ही 4 लोग अगर रहते हो तो भी कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाता है ना, कोई ना कोई किसी चीज़ से एग्री नहीं करता, फिर फाइनली जो सबसे घर में बड़ा होता है वो डिसीजन लेता है। सिमिलरली यहाँ पर भी सोसाइटी में जो लोग रह रहे होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए रूल्स एंड लॉज बनाए जाते हैं। और वो कौन बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, द गवर्नमेंट क्रिएट्स रूल्स बनाती है और इंश्योर करती है ये फॉलो किए जाएं, अनेबलिंग सोसाइटी टू फंक्शन स्मूथली, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है वो स्मूथली फंक्शन करती है। ठीक है, स्मूथली रहा जाता है। अभी भी जैसे काफ़ी सारे जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, हम सबके पास प्रॉपर राइट है ना, हर एक चीज़ का राइट है, तभी हम सब साथ में रह रहे हैं। नहीं तो कोई एक को ज़्यादा फेवरेटिज्म मिल जाए, एक को नहीं, तो हमारा झगड़ा होगा ही होगा। इसलिए गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, यानी कि लोकतंत्र का क्या मतलब है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमने लास्ट में यही पढ़ा है कि डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। डेमोस, डेमोस का मतलब पीपल, क्रियोट्स का मतलब रूल्स और पावर, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, लोगों का राज्य। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स who make decisions and laws on their behalf। तो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, चुनाव करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव का, है ना,
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, जैसे मैंने आपको बताया था स्टेट लेवल पे MLAs, नेशनल लेवल पे MPs, है ना, उनको इलेक्ट करते हैं ताकि वो डिसीजंस ले लोगों के बिहाफ पे, है ना, लोगों की तरफ से, और उनके लिए लॉज भी बनाए। This system ensures that voice of citizens are heard and they have a say in how they are governed. इस सिस्टम में इंश्योर होता है कि हर एक जो नागरिक है उसकी आवाज सुनी जाए, वो क्या कह रहा है और वो जो कह रहे हैं, एंड दैट दे हैव अ से इन हाउ दे आर गवर्न, तो किस तरीके से वो गवर्न हो रहे हैं, किस तरीके से लॉज उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, वो भी ढंग से किए जाएं। ठीक है, डेमोक्रेसी इज important because it provides a framework for the governance that respect to the identity and dignity of the culture, people, and it ensures justice, equality and development. अब डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारी गवर्नेंस का, राज्य का एक फ्रेमवर्क बनाती है जिसमें हर एक लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है। ठीक है, उनकी आइडेंटिटी की, उनकी डिग्निटी की, उनके चाहे कल्चर हो गया, लोग हो गए, उन सब की रिस्पेक्ट की जाती है और हर किसी को जस्टिस मिले, न्याय मिले, हर किसी को एक समानता, इक्वालिटी मिले और सबका डेवलपमेंट हो, ये इंश्योर करती है डेमोक्रेसी। वही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना क्लास में, जैसे कि मान लो दो ग्रुप्स बन गए हैं, वो कहते हैं, एक ग्रुप बोल रहा है कि मैम हमें तो एजुकेशनल ट्रिप पर लेकर जाओ, बी ग्रुप कह रहा है हमें तो फन वाले ट्रिप पर लेकर जाओ। तो अब टीचर क्या करेगी, चलो बच्चों हाथ खड़ा करो क्लास में कि भाई कौन चाहता है कि हम एजुकेशनल ट्रिप पर जाएं, तो जितने बच्चों के हाथ खड़े होंगे वो नोट कर लिए जाएंगे। फिर टीचर बोलेगी कि भाई कौन चाहता है फन ट्रिप पे जाया जाए, उन बच्चों के भी हाथ नोट करें, जिसके ज़्यादा होंगे, जो ज़्यादा बच्चे हाथ खड़े किए होंगे या तो एजुकेशनल पे या फन पे, वो वाला डिसीजन ले लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ओके, तो ये थे आपके बिग क्वेश्चंस। अब हम करेंगे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, टेस्ट योरसेल्फ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो देखो आपको बताना है डेमोक्रेसी का मतलब क्या, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा था। डेमोक्रेट्स, डेमो मतलब पीपल, क्रेट्स का मतलब रूल, यानी कि रूल बाय पीपल, ये तो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, वैसे हम इसको डिफाइन कर देते हैं, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल have the power to choose their leaders and make decisions। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जहाँ पर लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं, उनको पावर देते हैं ताकि वो डिसीजंस ले सके लोगों के बिहाफ पर। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल दिया है ना कि क्लास में एजुकेशनल ट्रिप और फन ट्रिप में कौन जाना चाहता है, तो बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो डायरेक्टली वो वाला डिसीजन ले लिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसके अंदर सिटीजन्स जो होते हैं इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो डिसीजन लेता है उनके बिहाफ पर। ठीक है, तो यानी कि जैसे कि हम लोग सब क्या करते हैं, क्लास का मॉनिटर भी बनाते हैं, सबने किसी से बात करनी है तो क्लास का मॉनिटर बन जाएगा प्रिंसिपल के पास और बोलेगा हमें ऐसा ऐसा डिसीजन लेना है तो वो करो। तो इस तरीके की दो टाइप की डेमोक्रेसी रहती है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉल 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स को याद करो, उनके क्या अलग अलग रोल्स हैं। तो 3 गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉज बनाता है कंट्री के लिए। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स द लॉज। ठीक है, जुडिशरी क्या करते हैं, इंटरप्रेट द लॉज एंड एंश्योर जस्टिस। तो लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाएगा कंट्री के लिए, हाँ जी इस टाइम पे ये जरूरत है तो हम ये लॉ बना रहे हैं। एग्जीक्यूटिव उस लॉ को फॉलो करवाता है लोगों से। ठीक है, जुडिशरी फिर चेक करती है कि क्या लॉ जो बना है वो सही बना, और अगर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो ठीक, अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं। ठीक है, पनिशमेंट फाइन भी हो सकता है या जेल भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी पनिशमेंट हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा क्राइम किया है। तो ये हो गई आपकी सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 टायर्स की हमें क्यों जरूरत है। अब देखो पहले तो हमारे जो 3 टायर्स हैं वो है कौन कौन से, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। टू एंश्योर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन
यानी कि जो भी काम हो रहा है वो अच्छे से हो पाए। जैसे कि लोकल के अंदर क्या होता है, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गई, स्टेट के अंदर क्या आ जाता है, फिर वहाँ के जो एमएलएज होते हैं वो आ जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, फिर सेंट्रल में आ जाती है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर छोटे लेवल पे सॉल्व हो रही है तो गुड, नहीं तो उससे बड़े लेवल पे, नहीं तो उससे बड़े, तो यानी कि जो भी काम हो वो अच्छे से एफिशिएंटली हो सके, ठीक है। दिस अलाउज द गवर्नमेंट टू एड्रेस इश्यूज एट डिफरेंट लेवल्स, मेकिंग गवर्नेंस मोर इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छे डिफरेंट लेवल पर इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको देख पाती है, उनको अच्छे से इफेक्टिव वे में उनके लिए रूल्स बना पाती है, उनको सॉल्व कर पाती है, रिस्पॉन्स दे पाती है लोगों की ज़रूरत का, जो भी लोगों की ज़रूरत होती है उसको अच्छे से उसको रिस्पॉन्स दे पाती है, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है जो प्रोजेक्ट है, मैनी ऑफ यू विल रिमेंबर द लॉकडाउन that took place during the COVID-19 pandemic. Make a list of all the actions that were taken at that time. Which types of government were involved in managing the situation? What was the role of each of the organs of government? तो वो कह रहे हैं कि आपको याद है जब लॉकडाउन लगा था, जब COVID-19 आया था, ठीक है। अब आपको लिस्ट बनाने सारे एक्शंस के जो उस टाइम पे लिए गए थे, कौन से टायर्स जो थे जिन्होंने मैनेज किया था सिचुएशंस को, क्या क्या रोल्स है डिफरेंट ऑर्गन्स के। तो सबसे पहले जब कोविड-19 पैंडमिक आया था तो 3 टायर्स थे, स्टेट, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, तीनों के तीनों इन्वॉल्व थे। सेंट्रल ने क्या किया था, सेट नेशनल पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। स्टेट ने क्या किया था, इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज एंड मैनेज्ड हेल्थ केयर। लोकल ने क्या किया था, एनफोर्स रूल्स इन कम्युनिटीज। यानी कि जैसे कि सेंट्रल ने सबसे पहले गाइडलाइन दे दी थी कि अब इतने बजे से इतने बजे तक कोई बाहर नहीं जाएगा, मास्क लगा के जाएंगे, बहुत सारी गाइडलाइंस थी। 4 लोग एक साथ नहीं खड़े होंगे, ठीक है। जिसको ज़रूरत है बाहर जाने की वो मास्क लगा के जाएगा और अपना वो भी बताएगा कि क्या ज़रूरत है। हर जगह नाके लगे हुए थे पुलिस के, है ना। फिर स्टेट वालों ने क्या किया, पुलिस की हेल्प से या आसपास की जो हेल्थ केयर थी, वैक्सीन भी लगनी शुरू हो गई थी, है ना। तो उस टाइम पर ये सारा काम स्टेट के अंदर आ गया था। स्टेट वालों ने इंश्योर किया था कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट हों। और फिर लोकल वालों ने क्या किया था, लोकल कम्युनिटीज़ के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर जो थे, उन्होंने भी नोटिस करा कि भाई हमारे लेवल पर भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे कम्युनिटीज़ में भी ये सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए। उसके बाद रोल जो थे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के, वो क्या था, लेजिस्लेचर का क्या रोल था, लेजिस्लेचर का रोल था मेड लॉज फॉर मैनेजिंग द क्राइसिस। अब जो भी क्राइसिस आया था उसके लिए लॉज को बनाना था। काफ़ी सारे लॉज बने थे उस टाइम के, कई बच्चों के एग्जाम्स भी नहीं हुए थे, बोर्ड एग्जाम्स भी नहीं हुए थे, है ना। फिर जुडिशरी, यानी कि कोई लॉ को अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे इंश्योर करना जस्टिस और प्रोटेक्ट करना राइट्स को, यानी कि अगर कुछ गलत करा तो उसकी पनिशमेंट भी थी और राइट्स को भी प्रोटेक्ट, लोगों के साथ जस्टिस भी रहे। ऐसा ना हो कि हाँ भी मान लो किसी को बहुत ज़रूरत है, मान लो किसी की तबीयत वैसी ही अचानक किसी को फ्रैक्चर हो गया लेकिन बाहर चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो ऐसा नहीं है ना कि भाई अगर आपको कोविड है तभी आप हॉस्पिटल जा सकते हो, ऐसे नहीं जा सकते, ऐसा तो नहीं है। फ्रैक्चर है तो अब तो जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इंश्योर करना, उनके प्रोटेक्ट्स को भी राइट करना कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, लोगों के, कि हाँ पे रास्ते में कोई पुलिस ना रोक ले, इस तरीके से। फिर एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, जो लॉज थे उनको फॉलो करवाया लोगों से, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो क्राइसिस आया था, पैंडेमिक आया था, उसमें सभी के सभी ऑर्गन, सभी के सभी टायर्स जो थे गवर्नमेंट के इन्वॉल्व थे, सबने मिलकर, इवन पीपल ने भी मिलकर सबने हेल्प करी थी इनसे बाहर निकलने की, ठीक है, अपने आप की भी हेल्प करी थी बाहर निकलने की। तो ये था पूरा चैप्टर तो गवर्नमेंट के ऊपर। इसके बारे में और डिटेल्स जो हैं वो भी हम आगे और चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आई होप आपने ये चैप्टर एंजॉय किया होगा। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।